नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, या आज कहने का मन है राम राम भाई साहब, क्योंकि बारी है प्रभु हरियाणा स्टीलर्स की। वो राज्य जिसने हमारी प्रो कबड्डी को भर भर के खिलाड़ी दिए हैं। मतलब एक तो वैसे चर्चा का विषय है ये कि कितने खिलाड़ी टोटल प्रो कबड्डी में हरियाणा से हैं। काउंटिंग करूंगा एक दिन मैं बैठ के। अगर आप प्रभु लोगों में से किसी ने काउंटिंग कर ली है तो बताइए कि हरियाणा में जन्मे पले कितने खिलाड़ी प्रो कबड्डी में खेल रहे हैं। अब एक ऐसा राज्य जिसने सबसे ज्यादा खिलाड़ी भारतीय कबड्डी को और प्रो कबड्डी को दिए हैं, उसका स्पोर्ट्स एनालिसिस देरी से क्यों आया? दिस इज टू ब्लेम प्रभु। ये देखो, अभी भी इसमें 3-4 पर्चियां मौजूद है। हरियाणा के जो फैन हैं वो बड़े जुनूनी हैं, बड़े जज्बाती हैं और बड़े ही प्यारे हैं। मेरे सोशल मीडिया पर आप लोगों ने जो हंगामा पैदा किया था कि प्रभु वो जो जय और वीरू वाला सिक्का होता है उसी तरह सारी पर्चियां हरियाणा की डाल लो इसमें। एक प्रभु ने तो ये भी कह दिया थी हाँ इस बार सारी पर्चियां हरियाणा की थी तभी हरियाणा का नंबर निकला है। ऐसा कुछ है नहीं। मैंने शुरुआत की थी पिछली बार की डिफेंडिंग चैंपियन और फाइनलिस्ट टीम दिल्ली और पटना के साथ। उसके बाद पर्ची सिस्टम से मैंने पहले इनफैक्ट पोलिंग करवाई थी आप लोगों से, उसके बाद पर्चियां निकालनी शुरू कर दी। तो फाइनली हरियाणा स्टीलर्स का नंबर आ चुका है प्रभु, और उनका स्वॉस एनालिसिस आप लोगों की पेशे खिदमत करने जा रहा हूं। और स्वॉस एनालिसिस के साथ साथ एक स्पेशल मेंशन, स्पेशल धन्यवाद हमारे दिग्गज क्रिकेट कमेंटेटर आकाश चोपड़ा साहब को, जिन्होंने आज अपने एक क्रिकेट के वीडियो में पाकिस्तान की टीम का वो एशिया कप के लिए एनालिसिस कर रहे थे और उन्होंने भी स्वॉस एनालिसिस किया है, स्वॉट नहीं किया है। और अपने भाई का नाम भी लिया है मेरा कि उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल से ये स्वॉस एनालिसिस का टर्म उठाया है। थैंक यू आकाश भाई। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। आपसे मैंने कमेंट्री में कितना सीखा है और निजी जिंदगी में भी कितना सीखा है, तो ये आदान प्रदान चलता रहे, हमारा भी संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच। तो प्रभु शुरू करते हैं हरियाणा टीम का स्वॉस एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, जिसको मैं चैलेंज कहना ज्यादा पसंद करता हूं, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। सबसे पहले गले के लिए माफी सबसे पहले हरियाणा की टीम ने किया क्या? सबसे पहले हरियाणा ने यह किया कि कोचिंग स्टाफ में ले आए मनप्रीत सिंह और उनके भाई, उनके मित्र नीर गुलिया को। इस जोड़ी के आते ही हरियाणा स्टीलर्स के फैंस में खुशी की लहर दौड़ उठी, क्योंकि जैसा हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्लेयर प्रो कबड्डी को देने वाला राज्य हरियाणा स्टीलर एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीते, एक बार भी फाइनल तक नहीं पहुंचे। पिछले सीजन में भी प्ले ऑफ में पहुंचने के उनको लाले पड़ गए थे। बड़ी अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद वो प्ले ऑफ में नहीं जा पाए थे। शुरुआत इतनी अच्छी रही थी लेकिन आखिर में कहीं गाड़ी उनकी भटक गई थी। तो मनप्रीत सिंह और नीर गुलिया के आने का एक पहला साइकोलॉजिकल बेनिफिट यह मिलता है प्रभु कि आपके पास ऐसे कोच आ गए हैं जिनको मनप्रीत को एज अ कैप्टन फाइनल में खेलने का तजुर्बा है, पटना के साथ ट्रॉफी जीतने का तजुर्बा है, और एज अ कोच 2 बार फाइनल जाने का तजुर्बा है गुजरात जायंट्स के साथ। दूसरी बात उन्होंने यह की थी कि अपने डिफेंस के कोर को रिटेन किया था। डिफेंस का कोर कौन था? जयदीप और मोहित थे, जिनका पहला सीजन था, सीजन 8। बहुत अच्छा चेन बना के खेलते थे और इन दोनों का कनेक्शन मनप्रीत के साथ भी है। तो ये ऑक्शन से पहले की उनकी स्ट्रेटेजीज थी। उसके बाद जो ऑक्शन के बाद टीम बनाई है, पूरी तरह से मुझे मनप्रीत सिंह की इसमें छाप दिखाई दे रही है। कोच एक टीम से दूसरी टीम में चले जाते हैं पर अपनी सोच साथ लेके जाते हैं। चाहे कोच हो, चाहे हम जैसे आम इंसान हो, हमारी सोच कभी नहीं बदलती। उसी सोच के ढर्रे पर चलते हुए मनप्रीत पाजी ने हरियाणा की टीम भी बनाई है जो काफी एक्साइटिंग लग रही है। तो शुरुआत करता हूं मैं टीम की स्ट्रेंथ से। स्वॉस में पहला एस, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मुझे इस टीम की सबसे पहले दिखाई देती है दोस्तों, टीम में बैलेंस जबरदस्त है। अगर आप रेडर्स की बात करें, मनप्रीत सिंह की स्ट्रेटजी एकदम साफ है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कभी वो नामी गिरामी रेडर नहीं लेते। वो अननोन यंग प्लेयर्स को या जो सेकंड थर्ड चॉइस के रेडर होते हैं, सेकंड स्ट्राइक रेडर, थर्ड स्ट्राइक रेडर टाइप के रेडर होते हैं, उनको लेते हैं, उनके अंदर ऊर्जा भर के उनको अपनी टीम के स्टार रेडर बनाते हैं। तो बिल्कुल वही चीज यहां भी दिखाई दे रही है। मतलब टीम में प्रपंजन है, जिनको 1-2 सीजन से इनफैक्ट अपनी इंजरी से वो जूझते रहे हैं, बट एक्साइटिंग है, इसमें कोई शक नहीं। मंजीत हैं जो पिछला सीजन बहुत अच्छा खेल के आए हैं तमिल तलाईवाज में। उसके बाद राकेश नरवाल हैं जो पिछली बार गुजरात जायंट्स में थे, मनप्रीत सिंह के साथ थे। मनप्रीत उनको हरियाणा स्टीलर में ले आए हैं। विनय हैं जो पिछली बार इनफैक्ट 2-3 सीजन से वो हरियाणा के साथ खेल रहे हैं। पिछली बार खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला था विनय को, लेकिन बहुत ही उम्दा रेडर हैं विनय। उसके साथ साथ मीतू शर्मा,
जिन्होंने पिछले सीजन में डेब्यू किया था, वो लंबे कद के रेडर और बहुत प्रभावित किया था। गले के लिए माफी। उसके साथ साथ ईरान के मोहम्मद इस्माइल हैं और युवा रेडर्स में मुझे मनीष गुलिया दिखाई देते हैं और खेलो इंडिया के लवप्रीत सिंह दिखाई देते हैं। तो रेडर्स की भरमार है, एक फौज तैयार कर ली है मनप्रीत सिंह ने अपने रेडर्स की। और यहां प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी ये होने वाली है प्रभु कि प्रपंजन, मंजीत, राकेश नरवाल, विनय और मीतू जो आपके, और साथ में मोहम्मद इस्माइल, इन 6 में से कौन से 3 रेडर आप खिलाएंगे? क्योंकि 6 के 6 एक लेवल के अच्छे रेडर हैं। तो बैलेंस में जो रेडिंग का विभाग है काफी सारी ऑप्शंस अपने कोच को दे रहा है। फिर आप आ जाइए डिफेंस में। डिफेंस मनप्रीत सिंह ने बड़ा रोचक बनाया है। जो आपके कवर थे जयदीप और मोहित, उन दोनों को रिटेन किया। जयदीप और मोहित एग्जैक्ट वही काम कर रहे थे जो सुनील परवेश गुजरात में कर रहे थे, चेन बना के खेलते हैं और वही स्ट्रेटजी इनकी यहां भी रहने वाली है। कॉर्नर्स पे मनप्रीत सिंह जी ने क्या किया, बिल्कुल ऑक्शन के अंतिम दिन 2 बड़े नाम उन्होंने ले लिए। एक तो जोगिंदर नरवाल जो कि दबंग दिल्ली ने जिनको रिलीज कर दिया था, उनको बेस प्राइस पे लिया 20 लाख रुपए में। और मनप्रीत और जोगिंदर जहां तक मुझे याद आता है डोमेस्टिक सर्किट में एक साथ खेल चुके हैं, दोनों की दोस्ती बड़ी पुरानी है। और जोगिंदर नरवाल तो हमारी कबड्डी के एक लेजेंड हैं ही हैं और आपको कैप्टनसी का विकल्प जबरदस्त वो देते हैं। दबंग दिल्ली के कैप्टन वो रह चुके हैं, ट्रॉफी उठा चुके हैं। दूसरा मनप्रीत सिंह ने कारनामा यह किया कि ऑक्शन के आखिरी दिन ईरान के आमिर हुसैन बास्तामी को लिया 65,10,000 रुपए में, जिनका बेस प्राइस शायद 10 लाख था। तो 65,10,000 रुपए देके आपने ईरान के प्लेयर को लिया। गुजरात के साथ इनकी टसल चल रही थी, उधर से राम मेहर सिंह बेटन उठाते थे, इधर से मनप्रीत सिंह उठाते थे। राइट कॉर्नर संभवतः आमिर हुसैन बास्तामी खेलेंगे इफ ऑल गोज वेल। और जितने मैंने उनके वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पर, लग रहा है कि ईरान का एक और सुल्तान इस बार प्रो कबड्डी में अपनी छाप छोड़ेगा। तो कॉर्नर्स पे आपके पास मजबूत अनुभवी खिलाड़ी हैं, कवर आपके पास यंग हैं जो एक्साइटिंग चेन है। और जहां तक बेंच का सवाल है, मनप्रीत सिंह हमेशा युवा खिलाड़ियों को लाके स्टार बनाते हैं। अगर खेलने का मौका मिलता है तो अंकित हैं, हर्ष हैं, मोनू हैं, सनी हैं और नवीन हैं। इनमें से 4 नाम मनप्रीत सिंह बहुत ज्यादा हाईली रेट करते हैं कि अगर कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं चलता है, चाहे कवर वाले यंग खिलाड़ी हों या कॉर्नर वाले एक्सपीरियंस खिलाड़ी हों, तो उनके पास बेंच पे भी वो खिलाड़ी हैं जिन्हें वो अपनी एकेडमी में ट्रेन करते हैं और न्यू यंग प्लेयर कैटेगरी से यहां ले आते हैं, जैसे उन्होंने गुजरात जायंट्स में किया। तो दोनों विभाग मुझे संतुलित दिखाई दे रहे हैं, जो टीम की सबसे बड़ी मजबूती है। ज्यादा बड़ी मजबूती मुझे इस टीम की यह लगती है कि मनप्रीत सिंह टीम के बेंच पे बैठे हैं। और बात सिर्फ मनप्रीत की नहीं है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कमेंट्री में भी, वीडियोस में भी, कि खिलाड़ियों से पहले मैं कोचेस का फैन हूं। क्योंकि कबड्डी का गेम पहले कोच का है फिर कैप्टन का है। चलते मैच में ठीक है कोच ज्यादा बात नहीं करते, कैप्टन टीम को चलाते हैं, लेकिन वो टीम चलेगी कैसे ये मैच से पहले सारा दिन, उस दिन से पहले सारी सारी रात बैठ के कोच एनालिसिस करते हैं, वीडियोस देखते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। और मनप्रीत सिंह उस क्षेत्र में आला दर्जे के कोच हैं, जैसे कि हमारे बाकी दिग्गज कोच हैं, उन्हीं की श्रेणी में मनप्रीत सिंह का नाम भी मैं लेता हूं। और दूसरी बात यह है प्रभु कि मनप्रीत सिंह को, जैसा मैंने पहले बताया, फाइनल खेलने के तजुर्बे हैं। एज अ कैप्टन वो फाइनल की ट्रॉफी उठा चुके हैं, प्रो कबड्डी की ट्रॉफी उठा चुके हैं। एज अ कोच नई नवेली गुजरात जायंट्स को लगातार 2 बार सीजन 5 और 6 में फाइनल लेके जा चुके हैं। तो वो अनुभव यहां काम आता है। अब जो काम गुजरात जायंट्स ने किया कि मनप्रीत के जाने के बाद राम मेहर जी को ले आए, क्योंकि उनको पटना के साथ बहुत सारी ट्रॉफीज उठाने का, बहुत सारे फाइनल खेलने का अनुभव है। तो फाइनल में लेके जाना, फाइनल जितवाना, उसका अनुभव होना एज अ कोच, एज अ कैप्टन अगर आपको है, तो वो टीम के लिए हमेशा प्लस का काम करता है। अब आते हैं टीम की चुनौतियों पर, जो हमेशा एक मुश्किल चीज रहती है मेरे लिए कि किस तरह से मैं इतनी शानदार टीमों को, अपने अपने फेवरेट खिलाड़ियों के ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें से चैलेंजेस चुनूं। पर पार्ट ऑफ द जॉब है प्रभु। पहली चुनौती इस टीम के लिए सबसे बड़ी ओवरऑल मुझे ये लगती है कि चूंकि हम बात कर ही रहे हैं कि हरियाणा कबड्डी का गढ़ है, हमारे प्रो कबड्डी के अगर आपने कैलकुलेट कर लिया हो 60-70% खिलाड़ी, 60% खिलाड़ी कम से कम हरियाणा से आते हैं। पर हरियाणा स्टीलर्स की टीम एक बार भी फाइनल नहीं खेली है। मतलब टॉप 4, टॉप 6 में जाने के लिए भी इनको कई बार संघर्ष करना पड़ा है। यह दिल तोड़ने वाली बात है हरियाणा के फैंस के लिए। यह चुनौती है इस
नई न्यू लुक हरियाणा स्टीलर्स के लिए ये चुनौती है टीम के नए कोच मनप्रीत सिंह और नीर गुलिया के लिए कि क्या पहली बार आप हरियाणा स्टीलर्स को फाइनल में लेके जा पाएंगे। अब टीवी की रेटिंग्स भले ही दक्षिण भारत से ज्यादा आती हो, महाराष्ट्र से आती हो, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका से आती हो, लेकिन खिलाड़ी प्रभु हरियाणा से आ रहे हैं और उस टीम का फाइनल जाना, ट्रॉफी उठाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि एक बार अगर ये टीम फाइनल पहुंच भी गई तो जो खिलाड़ी आजकल सोनीपत के गांवों में, रोहतक के गांवों में, पानीपत में, जींद में, हिसार सिरसा में, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में कबड्डी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों को बूस्ट मिलेगा, बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलेगा कि हमारी टीम जिसका नाम हरियाणा है वो फाइनल पहुंची है और जीती है, जो आज तक हुआ नहीं है। क्या ये कर पाएंगे इस बार? दूसरी चुनौती इस टीम के लिए है नए नए कॉम्बिनेशन। अब चाहे आप रेडर्स की बात कर लें, प्रपंजन, मंजीत, राकेश नरवाल, विनय और मीतू, इसमें विनय और मीतू जरूर हरियाणा के साथ खेले हैं, बाकी कोई भी रेडर एक साथ बहुत ज्यादा नहीं खेले। और रेडर्स की हमेशा अंडरस्टैंडिंग होती है, ये आप सीजन 1 से देख रहे हैं। अब उसमें कैप्टन का रोल भी अहम होता है कि वो किस रेडर को कौन सी भूमिका दे, उसमें कोच का रोल भी अहम होता है किस रेडर को क्या भूमिका दे के वो मैच में भेज रहे हैं। लेकिन रेडर्स का कॉम्बिनेशन सेट होना जरूरी है। इससे पहले इस टीम के ज्यादा रेडर एक साथ नहीं खेले हैं। सेम गोज फॉर डिफेंस। आप जयदीप और मोहित नांदल को छोड़ दें जो एक सीजन एक साथ खेल लिए हैं, कॉर्नर एकदम नया कॉम्बिनेशन है। जोगिंदर नरवाल और बास्तामी, एक हमारे भारत के, दूसरे ईरान के, और दो एक साथ कभी खेले ही नहीं हैं। बास्तामी हो सकता है जोगिंदर के सामने भी कभी ना खेले हों, क्योंकि इतनी इंटरनेशनल कबड्डी या अलग अलग देशों के क्लब्स की कबड्डी भी बहुत ज्यादा हुई नहीं है। तो क्योंकि जब भी डिफेंस बनती है, कोच सबसे पहले कॉर्नर्स को संभालते हैं, क्योंकि लेफ्ट पे एक खिलाड़ी, राइट पे एक खिलाड़ी, अगर इनका कॉम्बिनेशन चल गया तो पूरी टीम को लेके ये कॉर्नर्स चलते हैं। इसीलिए सुरेंद्र मोहित की जोड़ी फेमस होती है, इसीलिए जोगिंदर संदीप की जोड़ी चली थी और दूसरी जोड़ियां चली थी। कवर्स का अपना रोल है, लेकिन दो कॉर्नर्स का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा अहम है। क्या वो सेट हो पाएगा? और फिर जब आप कवर और कॉर्नर की बात करेंगे, लेफ्ट कवर जयदीप, राइट कॉर्नर बास्तामी, राइट कवर मोहित नांदल, लेफ्ट कॉर्नर जोगिंदर नरवाल, ये कॉम्बिनेशन भी नए हैं। हालांकि 1-1.5 महीने का कैंप जरूर मिलता है हर टीम को अपने कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए। आशा करते हैं कॉम्बिनेशन बैठे। आज की तारीख में ये एक चुनौती रहेगी मनप्रीत पाजी के लिए, अपनी टीम के डिफेंस के कॉम्बिनेशन को सेट करना। तीसरी बात आती है अपॉर्चुनिटीज की। अवसर क्या है इस टीम के लिए? सबसे पहला अवसर है कोच साहब के लिए, मनप्रीत पाजी के लिए। दो उनके लिए अवसर हैं। पहला अवसर ये कि जो उनकी अपनी थ्योरी है कि डिफेंस मजबूत हो, रेडर यंग हो, एक्साइटिंग हो, तो आपको वो रिजल्ट देते हैं। 2 बार वो ये थ्योरी सही साबित कर चुके हैं गुजरात को फाइनल में लेके जाके। इसी थ्योरी को क्या आप एक नई टीम के साथ, एक नए कॉम्बिनेशन के साथ भी सेट प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि गुजरात में लगातार उनके पास सुनील परवेश रहे थे, कॉर्नर बदलते रहे, लेकिन आपकी डिफेंस का जो एक डिफेंस की धुरी थी वो सुनील परवेश थे। उन्होंने कोच को अपना काम करके दिया। रेडिंग में एमजीआर जैसे खिलाड़ी लगातार बने रहे, फिर ट्रांजिशन में नए खिलाड़ी आए, एचएस राकेश आए, राकेश नरवाल आए, प्रदीप आए। तो बाय एंड लार्ज गुजरात जायंट्स का कोर वही रहा था, सिर्फ कुछ खिलाड़ी ट्रांजिशन में चेंज होते गए और वो टीम की स्ट्रेटजी में खुद को फिट करते गए। यही अवसर है मनप्रीत के लिए अपनी थ्योरी को दोबारा से साबित करने का एक नई टीम के साथ। दूसरी बड़ी बात जो चीज इस बार मनप्रीत के लिए भी लागू होती है, वो राम मेहर सिंह जी के लिए भी लागू होती है, वो रवि शेट्टी साहब के लिए भी लागू होती है, वो के भास्करन साहब के लिए भी लागू होती है कि आप चारों नई नई टीमों के लिए नई नई टीमों में गए हैं। बीसी रमेश साहब भी जो पुनेरी पलटन में आए हैं, और ये सारे के सारे बड़े सफल कोच हैं। यहां मैं मनप्रीत सिंह की बात कर रहा हूं जो गुजरात को 2 बार फाइनल में ले गए, और जब फाइनल में नहीं भी पहुंचे उन्होंने खलबली जरूर मचाई है पॉइंट्स टेबल में, विरोधियों को परेशान जरूर किया है अपनी श्रूड, अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी से। लेकिन जब आप एक नई टीम में आते हैं, एक नया मैनेजमेंट आपके साथ होता है, नए लोगों के साथ काम करना पड़ता है, और ये टीम भी तकरीबन नई है। इसमें से सिर्फ एक राकेश नरवाल हैं जो मनप्रीत सिंह के साथ खेल चुके हैं, प्रपंजन संभवतः एक आध सीजन उनके साथ थे। उसके अलावा इस टीम के ज्यादा खिलाड़ी प्रो कबड्डी में मनप्रीत सिंह के साथ नहीं खेले। तो मैनेजमेंट भी और खिलाड़ी भी नए हैं। अवसर भी मनप्रीत सिंह जी के लिए नया है कि जो काम गुजरात में करके आए थे वही काम हरियाणा में क्या आप और बेहतर कर सकते हैं। बेहतरीन अवसर है मनप्रीत के लिए। और
सारे नए उन कोचेस के लिए जो नई टीमों में गए हैं, क्योंकि एक टीम के साथ लगातार सफल होना एक बात है, अलग अलग टीमों के साथ बार बार सफल होना कमाल की बात है। देखते हैं कौन से कोचेस इस बार नई टीमों के साथ सफल हो पाते हैं। दूसरा मौका, दूसरी अपॉर्चुनिटी है जोगिंदर नरवाल के लिए। संभवतः वही टीम के कैप्टन होने चाहिए, सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि एक डिफेंडर हमेशा ज्यादा बेहतर कैप्टन साबित हो सकता है, क्योंकि उसने अपने ही कोर्ट में रहना है, उसने सिर्फ डिफेंस करना है। रेडर्स को अपनी अपनी ड्यूटी पता रहती है। जोगिंदर नरवाल का पिछला सीजन दबंग दिल्ली के साथ ऑल राइट रहा था, बहुत उत्कृष्ट नहीं रहा था, बहुत खराब नहीं रहा था, लेकिन उससे पहले सीजन 7 जोगिंदर बहुत अच्छा खेले थे। मेरा ख्याल उनके प्रो कबड्डी करियर का सबसे बेहतरीन सीजन जो मैंने देखा था वो 7 है। 8 में परफॉर्मेंस थोड़ी नीचे आई, पर उनके हाथ में आई ट्रॉफी। अब जोगिंदर नरवाल एक दो राहे पर खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके सुपुत्र भी प्रो कबड्डी में आ गए हैं, विनय नरवाल, जो कि दबंग दिल्ली में है। उम्र हमेशा बढ़ती ही है, कम नहीं होती। आयुर्वेद कहता है शीर्यते इति शरीरम, यानी कि जिसका हर पल नाश होता रहता है वही शरीर है, वो चाहे हमारा हो, वो चाहे जोगिंदर जैसे लेजेंड का हो। डिस्क्लेमर, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं। तो जोगिंदर नरवाल जो कि 42 वर्ष के आसपास की उनकी आयु है, अब अपने करियर के दोराहे पर खड़े हैं। ये सीजन अगर जोगी भाई ने अच्छा निकाल लिया तो हो सकता है कि आगे 3-4 साल और जुड़ जाएं उनके प्रो कबड्डी करियर में, और डिफेंडर लंबा खेल सकते हैं। हमने चिरलाथन को देख लिया, हमने जीवा अन्ना को देख लिया, क्या जोगिंदर पाजी भी वही करके दिखा पाएंगे? मेरे बहुत पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं जोगी भाई के साथ। तीसरी चुनौती है, चुनौती नहीं, ये अवसर है, अपॉर्चुनिटी है एक बड़े ही एक्साइटिंग रेडर प्रपंजन के लिए। वो प्रपंजन जिन्होंने अपनी स्पीड से बहुत प्रभावित किया था, वो प्रपंजन जो अलग अलग टीमों में गए और लगातार अच्छा खेले, लेकिन पिछले 2-1 सीजन से वो चोटों से जूझते रहे। बहुत ज्यादा हमने उनको मैट पे देखा नहीं, चाहे वो तमिल तलाइवास के साथ थे या उससे पहले दूसरी टीमों के साथ थे। अब वो हरियाणा स्टीलर्स के साथ हैं, मनप्रीत सिंह के पास वो वापस आए हैं। प्रपंजन बहुत ही कमाल के रेडर, परंतु जब आप 2-3 सीजन इंजरी से जूझें, जब आपको मैट का टाइम ज्यादा ना मिले, तो आप भी उसी दोराहे पर आ जाते हैं जहां पे इस समय जोगिंदर नरवाल खड़े हैं, जहां पे इस समय सुकेश हेगड़े खड़े हैं। अगर तो प्रपंजन पूरी तरह से फिट हैं, मुझे पूरी आशा है वो फर्स्ट 7 में रहेंगे, टीम के स्ट्राइक रेडर्स में से एक रहेंगे। और अगर ये सीजन प्रपंजन भाई ने बढ़िया निकाल लिया तो वो भी अपने करियर को लंबा कर लेंगे। शानदार मौका है प्रपंजन के पास अपनी छाप दोबारा से छोड़ने का। चौथी बात, सबसे कीमती बात है स्ट्रेटजी। और जब टीम के कोच मनप्रीत सिंह हों तो स्ट्रेटजी पे मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि मनप्रीत सिंह की स्ट्रेटजी हमने सीजन 5, 6, 7, 8 में लगातार देखी है। वो डिफेंसिव नहीं खेलते हैं, चाहे उनके पास रेडर युवा, एक्साइटिंग, यंग हो, चाहे डिफेंस उनके पास अनुभवी हो। आप हमेशा नोट कीजिए उनके खिलाड़ी अग्रेसिव खेलते हैं। यहां भी यही होने वाला है। बास्तामी राइट कॉर्नर, जोगिंदर लेफ्ट कॉर्नर, कोई भी डिफेंसिव डिफेंडर नहीं है। अब गौर कीजिए, डिफेंडर के 2 काम होते हैं। एक होता है विरोधी रेडर को आउट करना, दूसरा होता है खुद को आउट होने से बचाना, क्योंकि रेडर आपसे पॉइंट लेने आया है। अगर आपने उसको पॉइंट नहीं दिया, बोनस नहीं दिया, टच नहीं खाया, वो भी आपके लिए सफलता है, वो भी आपका काम है। लेकिन अगर आपने अटैक करके रेडर को पकड़ लिया, काउंटर अटैक करके रेडर को पकड़ लिया, तो वो सोने पर सुहागा है। जोगिंदर नरवाल और बास्तामी दोनों सोने पर सुहागे वाला काम करते हैं, दोनों रेडर पे काउंटर अटैक करते हैं। यही काम जयदीप और मोहित की जोड़ी भी करती है कवर्स में। तो डिफेंस अग्रेसिव खेलेगा, पीछे हटके नहीं खेलेगा, चाहे वो रविंदर पहल, गिरीश एरनाक थे, चाहे सुनील परवेश थे, चाहे अब नया डिफेंस है मनप्रीत का, वो रेडर पे काउंटर अटैक करेंगे ही करेंगे। और अगर आप इनके रेडर्स को देख लें, प्रपंजन, मंजीत, राकेश नरवाल, विनय, मीतू, मोहम्मद इस्माइल, लवप्रीत सिंह, जो भी 3 रेडर खेलेंगे वो खुद को साबित करने के लिए खेलेंगे, क्योंकि कोच के पास इतनी ज्यादा वैरायटी है, जिस भी रेडर को मौका मिलेगा वो रुकेगा नहीं। और मनप्रीत सिंह जब भी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में या कोचिज कॉर्नर में अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमेशा यही बोलते हैं। और उनका एक वीडियो तो बहुत आप लोगों ने वायरल किया है इंस्टाग्राम पे, जब वो अपने डिफेंडर को कह रहे थे कि तू निडर होके खेल, तू आउट हो गया तो जवाबदारी हमारी है, तू अटैक कर, तू रेडर पे डाइव मार। तो मनप्रीत सिंह खुद अग्रेसिव सोच वाले खिलाड़ी थे और अग्रेसिव सोच वाले कोच हैं। उनकी स्ट्रेटजी भी अग्रेसिव रहेगी। रेडर्स तकरीबन हर रेड में डिसाइड करेंगे
क्योंकि आपके पास वैरायटी ऑफ रेडर है, आपके पास बैटरी ऑफ रेडर है। डिफेंडर भी विरोधी टीम पे, विरोधी रेडर्स पे काउंटर अटैक करेंगे। ये मुझे लगती है स्ट्रेटजी आज की तारीख में हरियाणा स्टीलर्स की जो रह सकती है। तो ये था प्रभु हरियाणा स्टीलर्स का स्वॉट एनालिसिस मेरे अनुसार। इसमें से किसी बात से अगर आप असहमत हैं तो बताइए, किन किन मुद्दों पे आपको लगता है कि आपकी राय अलग है मेरे से, किन किन मुद्दों पे आप मुझसे सहमत हैं वो भी जरूर बताइए। और इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं कि चुनौती कुछ और हो सकती है, अपॉर्चुनिटी कुछ और हो सकती है, स्ट्रेटजी कुछ और हो सकती है, कृपया बताइएगा। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। और अब बची हुई टीमों के इन पर्चियों में से एक पर्ची में निकालता हूं। 4 टीमें बची हैं, देखते हैं किस टीम का आ जाए यार स्वॉट एनालिसिस। अगली बार आपकी पेशे खिदमत होगा। पर्ची रानी मेरे हाथ में है और अगली टीम बाहर आ रही है प्रभु। कौन सी? यूपी योद्धा, प्रदीप नरवाल की टीम, जो पिछली बार काफी सारी चीजों के लिए चर्चा में रही थी कि प्रदीप नरवाल फॉर्म में नहीं है, मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा। फिर प्रदीप फॉर्म में आए, सुरिंदर गिल पिछला सीजन अपने नाम उन्होंने कर लिया। और अभी अभी जो मुझे याद आ रहा है, टीम के पास डिफेंस की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो बहुत मजेदार होने वाला है यूपी योद्धा का स्वॉट एनालिसिस प्रभु। संभवतः 2 दिन में वो भी आपकी पेशे खिदमत करूंगा। अपना प्यार बनाए रखिए, संवाद बनाए रखिए। और आकाश चोपड़ा साहब, दोबारा से आपको थैंक यू। जय हिंद।